हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया में नया चैप्टर शुरू करेंगे, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन। उदारीकरण के इस चैप्टर को हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुए उसी का एक भाग है उदारीकरण। तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए सुधार किए गए, तो उसी के तहत भारत की आर्थिक और औद्योगिक नीतियां बनाई गई। 1948 में भारत की पहली औद्योगिक नीति बनी और उसमें जो नियम और कानून निर्धारित किए गए उनको आधार मानते हुए बाद में अनेक आर्थिक नीतियां बनाई गई 1980 तक। तो जो भारत की जो आर्थिक और औद्योगिक नीतियां थी वो 1980 तक उन्हीं सिद्धांतों और नियमों के आधार पर चलती रही जो 1948 की औद्योगिक नीति में बनाए गए थे। अब क्या हुआ कि इस दौरान बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को बराबर का संतुलन देते हुए आर्थिक नीतियां प्रारंभ की गई। कुटिल और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को संतुलन देने का सरकार ने प्रयास तो किया, लेकिन इनके मध्य आपस में कम तालमेल के कारण अर्थव्यवस्था में कुछ दोष उत्पन्न होने लगे और उस अनुपात में विकास नहीं हो पाया जिसकी सरकार ने अपेक्षा की थी। उसके साथ ही निजी क्षेत्र में कुछ दोष भी उत्पन्न होने लगे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण या मूलभूत सुधार किए गए, जिसका उद्देश्य था कि भारत को विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके अनुरूप बनाया जा सके। तो 1980 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लाते हुए सुधारों का एक नया मॉडल लाया गया, जिसमें 3 चीज़ें अपनाई गई बच्चों। उदारीकरण, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दूसरा निजीकरण था और तीसरा था वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों सुधारों के मॉडलों को LPG मॉडल के नाम से जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस मॉडल का उद्देश्य क्या था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी विकसित करना और भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना था, ताकि भारत का जो आर्थिक विकास है उसको सही ढंग से किया जा सके। 1984 में क्या हुआ कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या के बाद भारत और जब राजीव गांधी ने नया कार्यभार ग्रहण किया, तो उस समय जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। और इन परिस्थितियों में क्या हुआ कि भारत की जो आर्थिक क्षेत्र था उसमें भी कुछ बदलाव आए और भारत की जो छवि थी विश्व स्तर पर वो कैसी बनी, आर्थिक रूप से पिछड़े देश की। उद्योग धंधों पर जब 1948 की नीति अपनाई गई तो निजी क्षेत्र पर कुछ नियंत्रण स्थापित किए गए कानूनों के हिसाब से। लाइसेंसिंग प्रणाली उस समय प्रचलित थी। तो इन प्रतिबंधों के कारण क्या था कि निजी क्षेत्र सही ढंग से विकास नहीं कर पा रहा था और सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुखता दिए जाने से यहाँ पर कई दोष उत्पन्न होने लगे, जैसे कि भ्रष्टाचार, सही ढंग से अधिकारियों कर्मचारियों का काम न करना, लेट लतीफ़ी आदि से अनेक दोष उत्पन्न होने लगे सार्वजनिक क्षेत्र में। जिससे इन सभी दोषों को दूर करने के लिए और अर्थव्यवस्था का सही ढंग से विकास करने के लिए 1985-86 में जो नई आर्थिक नीति बनी उसमें उदारीकरण की नीति को शामिल किया गया, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में बच्चों सुधार लाया जा सके। 1991 की नई आर्थिक नीति के माध्यम से इस उदारीकरण के सिद्धांत को व्यापकता मिली। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं आखिर क्या है।
तो उदारीकरण का जब हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ है कि मूलतः से जो किससे जोड़ के देखेंगे हम लोग, अर्थव्यवस्था से। तो उद्योगों या व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए जो कानून बनाए जाते थे, जो नियम बनाए जाते थे, उनमें उदारता देने का प्रयास या नियमों में थोड़ा ढील और परिवर्तन करने का प्रयास उदारीकरण के माध्यम से किया गया, ताकि अर्थव्यवस्था का और अधिक विकास किया जा सके। इसकी विशेषताएं क्या थी जिसके कारण इसको अपनाया गया उदारीकरण के सिद्धांत को? पहली विशेषता थी कि कुछ ऐसे उद्योग धंधे की एक संक्षिप्त सूची बनाई गई जो काफ़ी संवेदनशील थे और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनको छोड़कर सभी उद्योगों में लाइसेंसिंग की प्रणाली या आवश्यकता को ख़त्म कर दिया गया, ताकि निजी क्षेत्र के उद्योग भी आसानी से अपने नए उद्योग स्थापित कर सके देश के किसी भी भाग में। दूसरा था विशेषता, जो व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करना चाहता था, अगर कोई व्यक्ति या उद्यमी और उसमें संकुचन करना चाहता था तो उसमें प्रतिबंधों को समाप्त किया गया इसके माध्यम से। तीसरा था, इसकी विशेषता थी वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर आवश्यक प्रतिबंध हटाने और वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को तय करने की इसके माध्यम से स्वतंत्रता दी गई। आयात निर्यात की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव पर टैरिफ, सब्सिडी और अन्य जो दूसरे प्रतिबंध लगे हुए थे उनको हटाया गया। लाइसेंसिंग प्रणाली में आवश्यक सुधार किए गए, नियमों को उदार बनाया गया। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करके बाजार प्रणाली पर निर्भरता बढ़ाना इस नीति की एक प्रमुख विशेषता थी। उदारीकरण से बच्चों देखा जाए तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों ही क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। किस तरह से प्रभावित किए हैं इनको हम अलग अलग रूप में देखेंगे कि यदि कृषि क्षेत्र को देखा जाए तो उदारीकरण के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। यहाँ तकनीक का विस्तार हुआ है। तकनीक के विस्तार से क्या हुआ कि कृषि को करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया गया, उन्नत तरीके के बीज अपनाए गए, कीटनाशक अपनाए गए, जिससे क्या हुआ, उत्पादकता में वृद्धि हुई और किसानों को अपना जो तैयार माल था खेत में उसको बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ कि तरह तरह के जब लाइसेंसिंग प्रणाली में सुधार किए गए तो उद्यमी अलग अलग तरह के उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हुए, जिससे औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई और उच्च तकनीक की प्राप्ति हुई, जिससे भारत के आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी विकास संभव हुआ है। सेवा क्षेत्र को देखा जाए तो बच्चों, जो भारत की जीडीपी है उसका अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। उदारीकरण के बाद भारत का जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र है, पर्यटन सेवा क्षेत्र है और चिकित्सा क्षेत्र है, मुख्यतः जो 3 क्षेत्र हैं जो भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन क्षेत्रों का काफ़ी विकास हुआ है। और जो बीपीओ क्षेत्र है भारत का, उसमें भी काफ़ी अग्रणी सुधार हुए हैं। तो इस तरह से ये जो सब चीज़ें हैं, इनके फलस्वरूप ये उदारीकरण की विशेषताओं के रूप में देखते हैं हम, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। अगला जो पॉइंट है आपका, जिसमें आपके बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो है उदारीकरण की आवश्यकता कि आखिर किस वजह से भारत के नीति निर्माताओं को, सरकार को आवश्यकता पड़ी कि वह उदारीकरण को अपनाए। तो हम पहले पॉइंट के रूप में देखते हैं, फिर इनकी डिटेल पढ़ेंगे। पहला है इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य असंतुलन की स्थिति। दूसरा है अनुज्ञा पत्र या लाइसेंस प्रणाली और अन्य निरोधक कानूनों की अपर्याप्तता। थर्ड पॉइंट है बच्चों सार्वजनिक क्षेत्र का अकुशल प्रबंधन।
राष्ट्रीय संरक्षण। अगला पॉइंट है लघु और कुटीर उद्योगों पर जोर। इसके बाद नेक्स्ट है विरोधाभासी प्रवृत्तियां आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े पूंजीवाद का निर्माण। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नकारात्मक भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप भारत में विकास का अभाव। और लास्ट है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य से भारत का अछूतापन आदि कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उदारीकरण के सिद्धांत को अपनाया। अगली क्लास में हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंट्स के बारे में, जिससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा होगा। धन्यवाद।